दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किराएदार मकान में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आता हो, लेकिन रहते रहते मकान मालिक और किराएदार में इतना लगाव हो जाता हो कि मकान मालिक किराएदार को बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे समझने लगा हो और फिर उसके सुख में आनंद की अनुभूति हो और दुख में पीड़ा का आभास भी हो, और बाद में जब वो किराएदार अपना घर छोड़कर जाए तो मकान मालिक अपनी याददाश्त तक खो दे। ठीक ऐसा ही होता है साल 1984 में आई फिल्म सारांश में, जहां एक अनजान किराएदार कुछ दिनों के लिए पेइंग गेस्ट बनकर रहने के लिए आता है और धीरे धीरे मकान मालिक के साथ में उसके बिल्कुल पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी को साल 1984 में आई फिल्म सारांश में दिखाया गया है, जिसकी स्टोरी आज हम अपने इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत मुंबई के छोटे से एक अपार्टमेंट से होती है, जहां बीबी प्रसाद, जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, वो नींद से अचानक जाग जाते हैं। फिर वो अपना शॉल और टॉर्च लेकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां अपने बेटे को खत लिखने बैठ जाते हैं, जिसका नाम अजय प्रधान है, जो कि बीबी प्रधान का इकलौता बेटा होता है। लेकिन फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि जिसके लिए वो खत लिख रहे हैं वो उनका बेटा तो आज इस दुनिया में है ही नहीं है। क्यों, अजय आज से लगभग 3 महीने पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। बस यही सोचकर बीबी प्रधान वो खत फाड़कर फेंक देते हैं और मायूस होकर अपनी बीबी के पास चले जाते हैं। आधी रात में यूं बीबी प्रधान का अचानक बेचैनी में आना प्रधान की बीबी पार्वती को संदेह में डाल देता है। लेकिन फिर पार्वती समझ जाती है कि ये अचानक से यूं बेचैनी कुछ और नहीं बल्कि बेटे की याद है। फिर वो कहती है कि भले ही हमारा बेटा आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिर अगली सुबह बीबी प्रधान का दोस्त विश्वनाथ आता है। दरअसल ये दोनों काफी पुराने दोस्त होते हैं। फिर कुछ देर में विश्वनाथ और बीबी प्रधान अपनी बीबी पार्वती से रोजमर्रा की वस्तुएं पूछकर सुबह सुबह टहलने के लिए निकल जाते हैं, जहां दोनों समुद्र के किनारे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर बीबी प्रधान का दोस्त विश्वनाथ कहता है, तुम अपने आप को संभालो, अब तुम्हारा बेटा अजय इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता है, और अगर तुम ही अपने आप को संभाल नहीं पाओगे तो भाभी अपने आप को बेटे की यादों से कैसे अलग कर सकती हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि बीबी प्रधान के घर के आगे एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से 2 व्यक्ति उतरते हैं, जिनमें से पहला बोलता है, बाहर से तो काफी अच्छा लग रहा है, इसी तरह अंदर भी मकान खूबसूरत हो। बस ये बातें करते हुए जीने से ऊपर चढ़ते जाते हैं और फिर बीबी प्रधान की कॉल बेल बजती है। जब बीबी प्रधान गेट खोलते हैं तो ये दोनों नमस्ते करके अपनी बात बोलते हैं। तब पता चलता है कि ये दोनों एक कमरा लेने आए हैं, जिसमें सुजाता सुमन रहने वाली है, जो कि मुंबई में फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रही है। दरअसल बीबी प्रधान अपने बेटे अजय प्रधान की मृत्यु के बाद पैसों की तंगी को लेकर काफी परेशान थे, इसलिए प्रधान साहब ने कमरा किराए पर देकर घर चलाने का आइडिया तलाश लिया था। इस तरह से तीनों में काफी देर तक बात होने के बाद 3 महीने का डिपॉजिट लेकर प्रधान साहब एक्ट्रेस सुजाता सुमन को कमरा दे देते हैं। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और डाकिया बीबी प्रधान को उसकी रजिस्ट्री देकर चला जाता है। वो रजिस्ट्री पढ़कर बीबी प्रधान तुरंत अपना चश्मा और छड़ी लेकर बीबी के स्कूल चला जाता है, जहाँ पार्वती छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रही होती है, और जल्दबाजी में कुछ पैसे और अपने दोस्त विश्वनाथ को लेकर एयरपोर्ट कस्टम पहुंच जाता है, जहां प्रधान कुछ सामान निकलवाने के लिए एक आदमी से बात करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो आदमी यहां का दलाल है जो पैसे लेकर सामान निकलवाता है, तो तुरंत ही प्रधान उससे अपने पेपर से छीन लेता है और वो खुद ही लाइन में लग जाता है। और जब प्रधान साहब का नंबर आता है तो पता चलता है कि उसके कागज ही पूरे नहीं हैं और तुरंत उसे वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वो किसी बड़े साहब के कमरे में जाता है और कहता है, मैं यहाँ कोई टीवी या फ्रिज लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। फिर वो अधिकारी प्रधान को सांत्वना देकर उसे अस्थियां दे देता है। फिर अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रधान और पार्वती अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए घर में हवन करवाते हैं। फिर हवन के बाद पुजारी पार्वती से बोलता है कि तुम्हारे बेटे अजय का जन्म यहीं आसपास एक नई आत्मा के रूप में होने वाला है। फिलहाल प्रधान तो नास्तिक है, तो वो उस पुजारी की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, लेकिन पार्वती यकीन कर लेती है। भले ही प्रधान साहब ने उस पुजारी की बात पर यकीन न किया हो, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु का गम बहुत ज्यादा था, इसलिए वो एक पार्क में अपने बेटे की राख को बिखरा देते हैं। फिर शाम को घर आते वक्त दुख और तकलीफों की वजह से गाड़ी के आगे कूदकर जान देने की भी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुजाता प्रधान के घर में कमरा किराए पर लेकर ठहरने आई थी, वो अपने बॉयफ्रेंड विलास को आधी रात में पीछे की खिड़की से मिलने के लिए बुलाती है और सुबह उसे प्रधान की नजरों से छिपाकर मेन गेट से बाहर भी कर देती है। तभी सुबह सुबह प्रधान का दोस्त विश्वनाथ प्रधान को बॉम्बे की सेंट्रल लाइब्रेरी में इंटरव्यू देने के लिए बोलता है।
फिर कुछ देर बाद पेइंग गेस्ट सुजाता और प्रधान वो सेंट्रल लाइब्रेरी चले जाते हैं, जहाँ से सुजाता अपने ऑडिशन के लिए निकल जाती है और वो इंटरव्यू देता है। और इंटरव्यू के बाद प्रधान को वो नौकरी देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रधान खुद अपनी उम्र को देखते हुए वो नौकरी करने से मना कर देता है। और वो सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर निकल ही रहा होता है कि मुंबई में उस जगह पर दंगे शुरू हो जाते हैं, जहां कुछ गुंडे प्रधान को मारते भी हैं, जिसके कारण वो काफी रात को अपने घर चोटिल अवस्था में पहुंचता है, जहां उसे डॉक्टर मरहम पट्टी कर देता है। लेकिन रात में प्रधान जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन सुजाता, विलास और उसकी पत्नी पार्वती उसे बचा लेती है। फिर पार्वती जब प्रधान से पूछती है कि क्या तुम सचमुच आत्महत्या करना चाहते हो, तो प्रधान कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। तभी पार्वती कहती है कि मैं भी अब जीना नहीं चाहती। फिर शाम को अपना व्रत तोड़ने के बाद पार्वती जहर पीने ही वाली थी, तभी अचानक से सुजाता और उसके बॉयफ्रेंड में झगड़ा होने लगता है, जिसमें सुजाता विलास से कहती है कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम अपना बच्चा गिरा दें। तुमने हमसे प्यार का झूठा नाटक किया और शादी के लिए अपने माँ बाप को नहीं मना सके। पार्वती जैसे ही सुजाता की ये बात सुनती है तो तुरंत प्रधान से कहती है, उस पुजारी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि अजय का पुनर्जन्म तुम्हारे आसपास ही होने वाला है। फिर पार्वती सुजाता की काफी देखभाल करने लगती है। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि सुजाता और प्रधान साहब विलास के घर उसके पिता को सुजाता और विलास की शादी के लिए मनाने जाते हैं। लेकिन वहां जाने पर प्रधान को मालूम होता है कि विलास का पिता एक पार्टी का बड़ा नेता है, जिसका नाम है गजानन चित्रा। वो सुजाता की बेइज्जती करके दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और विलास की शादी सुजाता से करने से साफ साफ मना कर देता है। और परेशान होकर सुजाता और प्रधान घर वापस लौट आते हैं। तभी सुजाता विलास का दिया हुआ मंगलसूत्र बेचकर बच्चा गिराने की बात बोलती है, लेकिन प्रधान की पत्नी पार्वती सुजाता से उस बच्चे को जन्म देने के लिए बोलती है। इन सब बातों से प्रधान काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे राजनेता गजानन चित्रा के लिए वोट मांगते हुए सड़क से आवाज सुनाई देती है। तभी प्रधान चित्रा के पास में फोन करके बोलता है कि अगर तुमने सुजाता को अपनी पुत्र वधू नहीं बनाया तो हम तुम्हें जनता के बीच में बदनाम कर देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। तभी अचानक गजानन चित्रा की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी को ये पता चल गया कि चित्रा के बेटे ने किसी के साथ में ऐसा किया है तो वोटिंग पर काफी फर्क पड़ेगा। इसीलिए चित्रा सिटी के एक डॉक्टर से बच्चा गिराने के बारे में बात करता है। तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि उसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो चित्रा कहता है कि यही तो मुश्किल है। उधर सुजाता की घबराहट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक रात में विलास का फोन आता है और वो सुजाता के साथ में भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन सुजाता इसके लिए मना कर देती है और विलास से बोलती है कि अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो शादी यहीं पर अपने बाप के सामने करनी पड़ेगी। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि चित्रा के कुछ गुंडे उनके घर में बच्चा गिराने की बात बोलने के लिए आए हैं और इन सब बातों से प्रधान काफी परेशान हो जाता है और वो चित्रा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चला जाता है। और रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वाला प्रधान को समझाता है कि चित्रा के आदमियों से मत उलझो, वो कुछ भी करवा सकता है। फिर रात में कुछ गुंडे प्रधान के घर के सामने आकर बोलते हैं कि तुम सुजाता को अपने घर में रखकर गलत काम करते हो, और ये सुनकर प्रधान और उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रधान अपनी बीवी पार्वती के साथ में सुजाता का मेडिकल चेकअप कराने के लिए जाते हैं, जहां डॉक्टर सुजाता को एक कमरे में ले जाकर उसके बच्चे को मार देने की कोशिश करता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने भी विलास के पिता चित्रा से पैसे खा रखे थे। खैर वहां पर सुजाता शोर मचा देती है, जिससे वो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है और चित्रा जब हर कोशिश में नाकामयाब हो जाता है तो वो अपने बेटे पर मानसिक वार करता है और अपने एक आदमी से कुछ रुपए अपने बेटे तक पहुंचाता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को बड़ी तकलीफ दी है। दरअसल इलेक्शन के चक्कर में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम दोनों ऐसा करो कि इन रुपयों को लेकर बाहर चले जाओ और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है मैं तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगा। यह सब सुनकर विलास खुशी से सुजाता के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वो खुद जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए बाहर चला जाता है। दरअसल जब वो बाहर गया था तो अपने पिता के द्वारा दी हुई नोटों की गड्डी सुजाता को ही दे आता है, लेकिन बेचारे विलास को कहाँ मालूम था ये राजनीति हो रही है। जैसे ही वो बाहर टैक्सी लेने जाता है पुलिस तुरंत सुजाता के पास आ जाती है और नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेकर सुजाता को रिमांड में लेकर नारी निकेतन भेज देती है। और वहाँ विलास जब तक टैक्सी लेकर आता है तब तक पुलिस सुजाता को नारी निकेतन ले जा चुकी होती है। ये सब देखकर विलास गुस्से में पागल हो जाता है और अपने पिता के घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है और गुस्से से बौखलाया सीधा नारी निकेतन पहुंच जाता है और प्रधान को बताता है कि ये सब मेरे पिता चित्रा की चाल है।
वो सुजाता का बच्चा गिरवाना चाहते हैं। तभी बीबी प्रधान अधिकारी के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दरअसल बीबी प्रधान जिससे मदद मांगते हैं वो उनका विद्यार्थी ही रह चुका होता है। फिर क्या था, उस विद्यार्थी पुलिस कमिश्नर की मदद से वो चारों फिर अपने घर आ जाते हैं। फिर रात में परेशान बीबी प्रधान सुजाता और विलास के कमरे में जाता है और अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति के बारे में बात करता है और कहता है जब से उस पंडित ने पार्वती से ये बोल दिया है कि अजय का जन्म तुम्हारे ही पड़ोस में होने वाला है, तब से वो लगातार उसी की बातें करती रहती है। जबकि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि जो एक बार इस दुनिया से चला गया वो दोबारा कभी वापस आ ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान और ज्योतिष विद्या में लीन रहने वाली पार्वती को ये सब समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए तुम दोनों अभी रात के वक्त ही इस घर से कहीं दूर अपनी जिंदगी जियो। और ये सब बोलकर बीबी प्रधान उन्हें अपने बेटे की टीवी और फ्रिज भी गिफ्ट में दे देता है और वो आधी रात में सामान लेकर चल देते हैं। तभी सुजाता को अपनी मालकिन की याद आती है और वो बीबी प्रधान से उन्हें बुलाने के लिए कहती है। जब बीबी प्रधान अपनी पत्नी पार्वती को जगाकर उनके सामने लाता है तो वो यूं इस तरह सुजाता और विलास को जाते देख बिल्कुल पागल सी हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों से वो अपने अजय के साथ थी और अब वो सुजाता के साथ जा रहा था, इसलिए वो चीख चीख कर रोने लगती है और फिर कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद अपने कमरे से अजय अजय कहती हुई निकलती है और कहती है, अजय अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हारे पिता मुझे डांटेंगे। और तुमसे कितनी बार कहा है कि रसोई में जूते पहनकर नहीं आते हैं। दरअसल पार्वती अपनी याददाश्त खो चुकी थी। फिर बीबी प्रधान अपनी पत्नी को समझाता है, जो चला गया उसके लिए हम भी मर जाएं, जिंदगी ये नहीं है। फिर धीरे धीरे वो समझने लगती है और सुबह सुबह बीबी प्रधान अपनी बीबी और अपने दोस्त विश्वनाथ को उसी पार्क में ले जाता है जहां उसने अपने बेटे की राख डाली थी। तो अब वहां पर फूल और पौधे उगाए हैं। और बस इसी के साथ हमारी फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी अनुपम खेर की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सजी हुई फिल्म सारांश। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगली कौन सी ऐसी फिल्मों के वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारी किसी फिल्म की और ऐसी ही नई कहानी के साथ में।